गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ये हमने अलग अलग विद्वानों के मतानुसार हमने जाना था। आज हम ये जानेंगे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ और उसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे। पुनर्जागरण की गति कब और कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी मान्यता है कि पुनर्जागरण धर्म युद्ध तथा नए देशों की खोज से आरंभ हुआ। जो भी हो, इतना निश्चित है कि पुनर्जागरण किसी भी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक विचारधारा के कारण संभव नहीं हो पाया था। फिर भी पुनर्जागरण के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे धर्म युद्ध, जिसे कि क्रूसेड कहते हैं, व्यापार का विकास, अरब और मंगोल स्कॉलस्टिक विचारधारा, कागज और छापाखाना और कुस्तुनतोनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये पुनर्जागरण के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब हम सबसे पहले धर्म युद्ध के बारे में जानेंगे कि ये पुनर्जागरण के लिए कैसे उत्तरदायी था। ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में के मध्य लड़े गए युद्ध इतिहास में धर्म युद्धों, जिन्हें कि क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलते रहे। इन धर्म युद्धों के अंत में तुर्क मुसलमानों की जीत हुई। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी देशों के संपर्क में आए तथा और अनेक चीज़ें देखी तथा उन्हें बनाने की पद्धति भी सीखी। इससे पूर्व वे अरबों के माध्यम से कुतुबनुमा, वस्त्र, कागज और छापे खाने की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी भी मिली। मुस्लिम देशों के रहन सहन, खान पान तथा सार्वजनिक स्वच्छता एवं सफाई का भी यूरोपवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों को नवीन मार्गों का ज्ञान हुआ और कई साहसिक लोग पूर्वी देशों की यात्राओं के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ ने पूर्वी देशों की यात्राओं के दिलचस्प वर्णन लिखे, जिन्हें पढ़कर यूरोपवासियों की कुपमंडुकता दूर हुई और उनकी चिंतन शक्ति जागृत हुई। धर्म युद्धों में पोप की संपूर्ण शुभकामनाओं और आशीर्वाद के बाद भी ईसाइयों की पराजय हुई। इससे ईसाई जगत में पोप की प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुंचा। अब धर्म के बंधन ढीले पड़ने लगे और एक नया दृष्टिकोण पनपने लगा, जिसे ने पुनर्जागरण को आहूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सारी बातें धर्म युद्ध के बिना धीरे धीरे आ तो जाती, परंतु धर्म युद्ध के कारण इसमें निसंदेह शीघ्रता हुई। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के दूसरे कारण, व्यापार का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास तथा आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। सामंती युग के प्रारंभ में धन संपत्ति का संग्रह केवल थोड़े से सामंतों के पास और चर्च के पास ही हो पाया था, और इन दोनों को वैज्ञानिक प्रगति, खोज तथा अनुसंधान में रुचि नहीं थी। सामंत वर्ग को तो परिवर्तन के नाम से ही चिढ़ थी, क्योंकि उन्हें हर समय यह भय बना रहता था कि कहीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उनके अधिकारों तथा स्थिति में परिवर्तन न आ जाए। अतः जिज्ञासु वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और कलाकारों, साहित्यकारों तथा विचारकों को प्रगतिशील कार्यों के लिए प्रोत्साहन एवं संरक्षण नहीं मिल सका। परंतु मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास शुरू हुआ।
व्यापार वाणिज्य के विकास से कई नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में व्यापारियों के भव्य भवन बने। व्यापारियों ने ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहित किया, जिससे नगरों का वातावरण बदलने लगा, क्योंकि इन नगरों पर सामंतों अथवा धर्माधिकारियों का विशेष प्रभाव कभी कायम हो ही नहीं पाया। अतः यहाँ का व्यापारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग तथा यहाँ पर हमेशा व्यापारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग का बोलबाला रहा, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, और वे लोग लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देते थे और विचार विनिमय के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते थे। इन गोष्ठियों में विविध विषयों पर वाद विवाद होता, तर्क वितर्क होता और प्रत्येक वस्तु की अच्छाई और बुराई की चर्चा की जाती। इससे लोगों की चिंतन शक्ति का विकास हुआ, और चिंतन शक्ति के विकास से पुरानी मान्यताएं टूटने लगी और नई मान्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिससे पुनर्जागरण को बल मिला। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के तीसरे प्रमुख कारण, वो है अरब और मंगोल। पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में अरबों और मंगोलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर स्पेन, सिसिली और सार्डिनिया में अरब लोग बस चुके थे। अब अरब लोग स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। उन्हें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में रुचि थी। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता था। अब अरब लोगों को यूनान के प्रसिद्ध विद्वानों प्लेटो तथा अरिस्टो की रचनाओं में से विशेष लगाव था, क्योंकि ये दोनों विद्वान स्वतंत्र चिंतक थे और उनकी रचनाओं में धर्म का कोई संबंध न था। अरब लोगों ने यूरोप वासियों का ध्यान प्लेटो और अरिस्टो की तरफ आकर्षित किया, और इस प्रकार पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में आने से यूरोपवासी प्राचीन और यूनानी ज्ञान के संपर्क में आए। यूरोप को पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में लाने में मंगोल साम्राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 13वीं सदी के मध्य में कुबलाई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, और उसने अपने ढंग से यूरोप और एशिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके दरबार में जहां पोप के दूत यूरोपीय देशों के व्यापारी और दस्तकार रहते थे, तो वहीं एशियाई देशों के विद्वान तथा साहित्यकार और भारत के बौद्ध विद्वान, गणित एवं ज्योतिष के प्रकांड पंडित भी रहते थे। कुबलाई खान के दरबार से संपर्क का यूरोप के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, और वे धीरे धीरे पूर्वी देशों के ज्ञान विज्ञान को सीखने लगे। अरबों और मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कारों, कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी पहुंची थी। इन चीज़ों की जानकारी ने यूरोप वासियों के जीवन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के चौथे प्रमुख कारण, स्कॉलरशिप विचारधारा। मध्ययुगीन यूरोपीय दर्शन में एक नई विचारधारा चल पड़ी थी, जिसे स्कॉलरशिप अथवा विद्वत्तावाद या पंडित पंथ कहा जाता है। यह अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित था, और अरबों ने यूरोपीय विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित करवाया था। अरस्तु के तर्क के साथ सेंट अगस्टाइन के तत्व ज्ञान को भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार विद्वत्तावाद में धार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का समन्वय किया गया। इस समय तक यूरोप के कई नगरों पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलिन आदि में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। इन नव स्थापित विश्वविद्यालयों ने विद्वत्तावाद के आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे विद्या अध्ययन एवं वाद विवाद को प्रोत्साहन मिला। 13वीं सदी की
13वीं सदी के अधिकांश विद्वानों ने तत्व ज्ञान और तर्कशास्त्र पर विशेष जोर दिया और उसी की बात को सही मानने का निर्णय किया जो तर्क की सहायता से सही पाए जा सके। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के 5वें प्रमुख कारण कागज और छापाखाना के बारे में। कागज और छापाखाना का आविष्कार का श्रेय चीनियों को है। यूरोप वासियों को इन दोनों की जानकारी देने का श्रेय अरब लोगों को है। सर्वप्रथम इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी कागज बनने लगा। 1450 ईस्वी में जर्मनी के गुटनबर्ग ने छापाखाने का आविष्कार किया। इसी के साथ यूरोपीय नगरों में भी छापाखाने खुलने लगे। कागज और छापाखाना ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पूर्व हस्तलिखित पुस्तकों का प्रचलन था और उनकी संख्या भी काफ़ी सीमित थी क्योंकि वे काफ़ी महंगी होती थी। परिणाम स्वरूप ज्ञान विज्ञान के इन साधनों पर थोड़े से लोगों का ही एकाधिकार बना हुआ था। परंतु कागज और छापाखाना के कारण अब पुस्तकों की कमी न रही और पुस्तकें सस्ती भी हो गई, जिससे सामान्य लोग भी इन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेने लगे। इससे ज्ञान का प्रसार हुआ। शिल्पी और कारीगर लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ, जिससे विज्ञान और तकनीकी की प्रगति का रास्ता खुल गया। कुछ लोगों ने तो लेखन कला के आविष्कार के बाद कागज और छापाखाने के आविष्कार को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के छठे और अंतिम कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो इन दिनों में बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार जमा लिया। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, कला और कारीगरी का विख्यात केंद्र बना हुआ था, परंतु इस्लाम के अनुयायी उस्मानी तुर्कों के लिए बाइजेंटाइन संस्कृति का कोई महत्व न था। उन्होंने वहाँ से सभी लोगों को समान रूप से लूटना खसोटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बहुत से यूनानी विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी एवं रोमन पांडुलिपियां लेकर आजीविका की खोज में इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में आ बसे। उनके बस जाने से यूरोपीय देशों के बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मच गई। यूरोपवासी अब रुचि के साथ यूनानी के साहित्य के अध्ययन अध्यापन की ओर अग्रसर हुए, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता गया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय का एक परिणाम और निकला। यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग पर भी अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क लोग व्यापारियों को संरक्षण देने के स्थान पर उन्हें लूट लिया करते थे। फलस्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार ठप हो गया, परंतु यूरोपीय नगरों में पूर्वी देशों की वस्तुओं तथा गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। अतः यूरोपवासियों ने पूर्वी देशों के जलमार्ग को खोज निकालने का प्रयत्न शुरू किया और इसी प्रयास के कारण अमेरिका की खोज संभव हो पाई और इसी के कारण भारत आदि देशों का जलमार्ग भी ढूंढा जा सका। उपयुक्त कारणों से के सामूहिक परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण संभव हो पाया था। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं, जो कि निम्न थी: स्वतंत्र चिंतन, मानववाद, व्यक्तिवाद, सहज सौंदर्य की उपासना, जिज्ञासा एवं नई खोज, देशज भाषाओं का विकास और धर्मनिरपेक्षता। बात करें स्वतंत्र चिंतन की। अब धार्मिक आस्था के स्थान पर बौद्धिकता या स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, और इनको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। दूसरी है मानववाद। यह पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि अब मानववादी चिंतकों ने परलोक के चिंतन की बजाय यह लोक के चिंतन पर बल देना शुरू कर दिया था। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में उस समय के प्रसिद्ध चिंतक दाते, पेट्रॉक, जिसे कि मानववाद का पिता भी कहा जाता है, बोकाशिक्यो, जो कि पेट्रॉक का शिष्य था, और इरेसेमस, यह प्रमुख नाम थे। अब बात करते हैं व्यक्तिवाद की। पुनर्जागरण के समय
अब व्यक्तियों की उपलब्धियों को भी महत्व दिया जाने लगा। इससे पहले व्यक्ति की उपलब्धियों को महत्व नहीं दिया जाता था। ये माना जाता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर ने किया है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की चौथी विशेषता, सहज सौंदर्य की उपासना। अब पुनर्जागरण के समय में सहज एवं सरल सौंदर्य को महत्व दिया जाने लगा। इससे पहले सिर्फ ईश्वर व पोप व राजा रानियों के चित्र बनते थे, लेकिन अब मोनालिसा जैसे साधारण स्त्री के भी चित्र बनने लगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्जागरण की वजह से सहज सौंदर्य की उपासना शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता, जिज्ञासा एवं नई खोज। मानववाद तथा व्यक्तिवाद पर बल देने के कारण व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उसकी दृष्टि को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति की सफलता के लिए ईश्वर को उत्तरदायी न मानकर स्वयं को की उपलब्धियों को माना जाने लगा, जिससे उन्हें अपनी नई नई खोजों करने को वो प्रोत्साहित होने लगे। ठीक है, अब लास्ट है, इसके बाद फिर आता है देशज भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण से पहले केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही लिखे ग्रंथों को महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन पुनर्जागरण के वजह से अब देशी भाषाओं, जो कि लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उसको गरिमा एवं सम्मान दिया जाने लगा और उसी में विचारों का आदान प्रदान प्रसार किया जाने लगा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक आडंबरों तथा अंधविश्वासों को दूर करके व्यक्तिगत जीवन को धार्मिक नियंत्रण से पुनर्जागरण ने मुक्त कराया। इस तरह से हमने देखा कि ये पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं थी।